एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी फ़िलहाल एनएमपी ये लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं लेके आई हूँ और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सवाल आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एनएमपी। जो एनएमपी है रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो वो एक्चुअली है क्या, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आगे रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो एनएमपी स्टैंड्स फॉर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हम पढ़ लिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस द एनएमपी। तो अनाउंस्ड किसने किया एनएमपी को, तो ये अनाउंस्ड किया गया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा ये अनाउंस्ड किया गया है और इसको रिसर्च करके डेवलप किया गया है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, जो कि फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होते हैं। और उसके जो वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार और जो सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर दिस। तो कितना अमाउंट इसके लिए रखा गया है, इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि पर्पस किया गया है। वर्थ इसका कितना है, ₹6 लाख करोड़ का इसका वर्थ है। विल बी द ड्यूरेशन फॉर दिस। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 तक का इसका ड्यूरेशन होगा, यानी कि ये 4 साल के लिए प्लान किया गया है नेशनल मोनेटाइजेशन। इज द गवर्नमेंट सेलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा थंबनेल में लिखा हुआ क्वेश्चन था। तो इसके थ्रू क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू क्या गवर्नमेंट अपनी जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की वो सेल कर रही है। तो बिग नो, नो मीन्स नो, बिग नो। द रेवेन्यू राइट विल बी इन प्राइवेट हैंड्स नॉट ओनरशिप। इसके थ्रू क्या किया गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी के थ्रू, कि इसके द्वारा मोनेटाइजेशन यानी कि मनी से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि जो भी इनकी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जैसे स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये क्या है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हॉस्पिटल्स हो गए, क्या है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर जो भी काम बाकी हुए हैं या फिर अंडर यूटिलाइज हैं आप बोल सकते हो, या फिर मोनेटाइजेशन यानी कि मनी की कमी की वजह से इनका कुछ काम पूरा नहीं हो पाया है, तो उनके लिए उस पर्पस के हिसाब से इन जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ये इनवाइट कर दिया, ताकि वो आगे का जो काम है वो रुके ना, वो पर्पसफुली पूरा हो सके। क्योंकि अभी कोविड के दौरान जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर एक कंट्री को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे रेवेन्यू जा रहा है गवर्नमेंट का। एम तो फिलहाल वही है कि हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इस पर्पस से जो अदर सेक्टर्स है वो थोड़े से निगलेक्ट हो रहे हैं, उनके उतने फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास फिलहाल। तो गवर्नमेंट यही चाह रही है कि वो खाली प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं उनको वो इन्वाइट करे कि आप आइए इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो वो उनको बेच थोड़ी ना रही है, वो खाली उनका पार्टनरशिप, जैसे पीपी है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके थ्रू वो उनको खाली वो इनवाइट करी कि आप आइए और इस जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो असेट्स है गवर्नमेंट की उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू खाली इन्वेस्टर के पर्पस से वो काम करेंगे यहाँ पर, और मतलब केवल रेवेन्यू राइट होगा, उनके पास ओनरशिप नहीं होगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट बेच नहीं रही है पब्लिक प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो बेच नहीं रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स एम। इसका एम क्या है, इट एम्स टू अनलॉक वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स बाय इंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो जैसे अभी मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर वो खाली इंगेज कर रही है, इनवाइट कर रही है। अब ब्राउनफील्ड क्या होता है, ब्राउनफील्ड मीन्स एक ऐसा फील्ड, ऐसे सेक्टर्स जिसके अंदर ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड, मतलब ऑलरेडी उनमें डेवलपमेंट हुआ है, बट एडवांस डेवलपमेंट की वजह से एडवांस डेवलपमेंट जैसे चाहिए हमको, तो वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है ड्यू टू द लैक ऑफ मनी। तो पैसों की कमी की वजह से उनमें और डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका अच्छे से प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है पब्लिक को, तो इसकी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया है।
इन प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसफरिंग टू देम रेवेन्यू राइट्स, खाली रेवेन्यू राइट उनको दिया जाएगा, ओनरशिप नहीं दिया जाएगा, एंड नॉट ओनरशिप इन दिस प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट इन द प्रोजेक्ट, एंड यूजिंग द फंड्स सो जनरेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अक्रॉस द कंट्री, और इससे फंड्स डेवलप होगा। यानी कि जैसे एक हॉस्पिटल है वो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर कोई काम है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसे कुछ कोई ना कोई इश्यू तो होंगे, तो गवर्नमेंट उतनी इफिशिएंटली उसको नहीं कर पाई है ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ मॉनिटरिंग। तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस काम को कंप्लीट करेंगे, फिर उससे क्या होगा, उससे लोग उसको यूज़ करेंगे। हॉस्पिटल का मैं खाली एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और फिर उसी रेवेन्यू को फिर और किसी काम में उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट का पर्पस। हाउ इट विल वर्क, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स ही होता है कि ऑलरेडी उसमें काम हो चुका है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ सम पॉइंट्स वो अंडर यूटिलाइज्ड है, या फिर उसका भी उतना एडवांस डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं, मतलब उसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है केवल। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वेयर इन्वेस्टमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड, देखिए यही जो है, जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे मेंशन किया है, वेयर इन्वेस्टमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड, वेयर देयर इज अ completed asset which is either languishing or it is not fully monetized। languishing यानी कि लैंग्वेज बोल तो दुर्बल होता है, यानी कि फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, कुछ कमियां उसके अंदर बाकी हैं, और इट इज़ नॉट फुल्ली मोनेटाइज और इज़ अंडर यूटिलाइज, और उसका उतना भी यूज़ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। सो बाय ब्रिंगिंग इन प्राइवेट पार्टिसिपेशन आने से इन दिस यू विल बी एबल टू मोनेटाइज इट बेटर, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मोनेटाइज कर सकते हैं, उसका यूज़ अच्छे से होगा, और जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। इंश्योर फर्दर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, और उससे ही हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट पहले करेंगे, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट करेंगे, फिर हमको रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर उसी से हम दूसरा काम करेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस, अब इतना तो अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, प्लान जो लाया है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लूप होल्स होने ही वाले हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो क्या चैलेंजेस है, लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यूज, तो लैक ऑफ आइडेंटिफाइड रेवेन्यू यानी कि कौन से स्ट्रीम्स, यानी कि कौन से स्ट्रीम में जो वेरियस एसेट्स है गवर्नमेंट की, रेलवे, स्कूल्स, पोर्ट्स, एविएशन, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल्स, ये जो है जितने भी असेट्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें कौन कौन से स्ट्रीम में कितना कितना रेवेन्यू लगाएंगे और कितना कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, इसका थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल। ओके, इन वेरियस एसेट्स, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क की वजह से, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो भी इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हो जाएंगे मैकेनिज्म को लेकर के, उसके लिए ये सब थोड़े से कीप होल्स होने हैं। और उसके सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स आएंगे उनको ज़्यादा इंकरेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी सरकार को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो आए यहाँ पर और वो इन्वेस्ट करें अपने मनी को, अपने टाइम को, अपने इंटेलिजेंस को इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सभी लोग यहाँ पे इन्वाइटेड हैं। हाउ मेनी सेक्टर्स आर इंक्लूडेड, अब कौन से कितने सेक्टर यहाँ इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस जो पाइपलाइन प्लान है उसके अंदर, तो रोड्स हैं, ऑल जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है सभी उस फील्ड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। रोड्स, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, नेशनल गैस पाइपलाइन, अदर्स या फिर जैसे पाइपलाइन प्रोडक्ट्स हो गए वैसे, और टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स एंड स्टेडियम्स, इतने सारे सेक्टर को वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो रोड्स के लिए कितना है यहाँ पे फंड, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं तो 1,60,200 करोड़, इतने लाख उसको, मतलब हर एक जो अभी हमने पढ़ा जितने भी सेक्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग अमाउंट उन्होंने बना के रखा है, कि एस्टिमेट किया है कि इतना हमको लगाना पड़ेगा, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना कुछ उन्होंने एस्टिमेट किया है। तो उसके लिए ये रोड्स के लिए उन्होंने एस्टिमेट किया है 1,60,200 करोड़, रेलवेज़ के लिए 1,52,496 करोड़, और पावर ट्रांसमिशन के लिए 45,200 करोड़, पावर जनरेशन के लिए 39,832 करोड़, नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए 24,462 करोड़, प्रोडक्ट पाइपलाइन अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए 22,504
करोड़, टेलीकॉम के लिए 35,100 करोड़, वेयरहाउसिंग के लिए 28,900 करोड़, माइनिंग के लिए 28,747 करोड़, एविएशन के लिए 20,782 करोड़, पोर्ट्स के लिए 12,828 करोड़, स्टेडियम के लिए 11,450 करोड़। इट विल बी रिव्यूड बाब, अब इसको रिव्यू किया जाएगा क्वार्टर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कि कितना काम चल रहा है, कितना काम हुआ है और किस तरह से इसको कंप्लीट किया जा रहा है, इसको कंप्लीट किया जा रहा है। ये सब जो मॉनिटरिंग होगा वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इसको रिव्यू भी किया जाएगा, मॉनिटर भी किया जाएगा। मंथली बेसिस पे भी इसको चेकआउट किया जाएगा और जो क्वार्टरली बेसिस है उसके ऊपर भी इसको चेकआउट किया जाएगा। सो आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपको मिले होंगे। अगर कोई डाउट रहा तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय